जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। अगर शोडान वाकई इतना ही ज़हीन है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उस पर हाथ कैसे डालूंगा। रोबीला ने जिन जगहों की निशानदेही की थी अभी तो मैंने उस तरफ का रुख भी नहीं किया था। मैं तो सोच रहा था कि शोडान की तलाश में मुझे न जाने किन किन उलझनों से गुजरना होगा। शोडान अपना पहला वार कर चुका था। ये दूसरी बात है कि मैंने उसके वार को नाकाम बना दिया था और उसके 2 आदमी मेरे हाथों मारे गए थे। गो ये मसला भी खासा गंभीर था, मगर मैं इसके सिवा क्या करता और इसके दूसरे नताज क्या होंगे, ये बात भी मेरे जहन में थी और मैं खौफजदा था कि मैं कहीं यहाँ की पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाऊं। बहरतौर अभी तो यहाँ बहुत कुछ करना था। हिम्मत हार दी तो कोई बात ही ना बन सकेगी। चुनाचे सबसे पहले मैं अपनी आमद के सिलसिले में कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करना चाहता था। मैं कुछ वक्त इंतजार करने के बाद होटल से बाहर निकल आया। लिबास वगैरह बड़े सलीके से पहन लिया था और फिर मालूमात हासिल करते हुए मैं मुतालिका जगहों पर पहुंच गया और अपनी यहाँ आमद के कानूनी मराहल पूरे कर लिए। मुझे इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस काम से फारिग होने के बाद जरा इत्मीनान हो गया था। शाम झलकती आ रही थी और होटल में तफरीहात शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं होटल से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। टहलता हुआ मैं घाट की जानिब चल पड़ा। घाट की रौनक बहुत ही शानदार नजर आ रही थी। ओपन एयर कहवा खाने ऑर्केस्ट्रा की मौसीकी नशर कर रहे थे। कुर्सियां बिछी हुई थी और खूबसूरत अतालवी जवान लड़के और लड़कियां सैरो सियाहत में मसरूफ थे। सयाहों की टोलियां उनकी जानी मतवज्जे हुए बगैर नहीं रह सकती थी। दरमियानी उम्र के लोग भी जगह जगह नजर आ रहे थे और कबूतरों की बरमार थी। दीदा जेब दुकानें और स्टोर नजर आ रहे थे जिनके शोकेसों में नरम चमड़े की मसनूआत, चीनी और शीशे के बने हुए बर्तन, सिल्की टाइयां और दूसरी बेहतरीन अशिया नजर आ रही थी। काफी देर तक मैं घूमता रहा और उसके बाद जब रात गहरी होने लगी तो मैं वापस अपने होटल चल पड़ा। होटल के बहुत बड़े हॉल में ऑर्केस्ट्रा जोरों शोर से एक अतालवी धुन बजा रहा था और एक खूबसूरत लिबास वाली लड़की चौबी फर्श पर रक्स कर रही थी। दूसरे लोग उसके रक्स के साथ ताल मिला रहे थे। मैं इन तमाम मनाजर से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल कुछ उचाट उचाट सा था और मैं सोच रहा था कि शायद मैं इस एतमाद से काम ना कर सकूं जिस एतमाद से काम लेते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन हिम्मत हारने का मतलब ये था कि मेरी पहली ही कोशिश नाकाम हो जाए। रात को देर तक होटल में बैठा रहा और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे ये प्रोग्राम बनाना था कि अब होना क्या चाहिए, कोई ऐसी कार्रवाई जो मौसर साबित हो। शोडान अगर मेरी आमद से वाकिफ हो गया है तो फिर उससे बाकायदा ही मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ तने तनहा क्या मैं एक ऐसे मुजरिम का मुकाबला कर सकता हूँ जो अपने दुश्मन की आमद से इतने बड़े शहर में चंद ही लम्हात में वाकिफ हो जाए? जरा सोचने की बात थी। अपने शहर में मैं जो छोटे मोटे काम करता रहा था उसमें मेरे दोस्त भी मेरे मुआवन होते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े काम के लिए मैं किसी बैल की तरह मुंह उठाया आ गया था। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी से ही हाथ धो बैठूं। भर तो रात को देर तक जागता रहा और फिर न जाने कब आंख लग गई थी। दूसरी सुबह जागा तो तबीयत हशाश बशाश थी और दिल में काफी खुद एतमादी महसूस हो रही थी। मैंने नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद अपना दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया। आज का काम सिर्फ इतना था कि इन तमाम जगहों का जायजा ले लूं जिनकी निशानदेही रोबीला ने की है। पहले उन जगहों की पूरी तफसील मालूम कर लूं और उसके बाद शोडान को तलाश करूं। इस फैसले से जहन बहुत मुतमईन हो गया था। वैसे भी वीनस की सियाहत बहुत ज्यादा तमानियत का बायस बनी थी और दिल को एक खुशी का सा एहसास होता था। मैं तैयारियां करने के बाद खूबसूरत वीनस में निकल आया। वही जिंदगी वही हंगामा। मैंने घाट के करीब पहुंचकर सान मार्को चौक का रुख किया जिसका फासला तकरीबन 1 मील होगा। वेटिंग हॉल के साथ टिकट की मशीन लगी हुई थी। आधे लीरे का सिक्का सुराख में डाला तो मशीन के निचले हिस्से से निकल आया। उसके बाद मैं उस मोटर स्काफू पर जा बैठा जो सफर के लिए तैयार था। घंटाघर के सामने वाले घाट पर पहुंचकर ये मोटर बोट रुक गई और मैं नीचे उतर आया। सामने ही दोज महल नजर आ रहा था। उसके सामने एक कलीसा बना हुआ था। बरतौर बहुत ही खूबसूरत इलाका था। मैं इस इलाके में घूमता रहा। यहीं पर एक जगह का नाम मुझे बताया गया था और मुझे उस जगह का जायजा लेना था। उसकी तलाश में मुझे ज्यादा दिक्कत पेश न आई और मैं अच्छी तरह वहाँ का अंदाजा लगाने लगा। दिल में यह ख्याल भी था कि किसी भी तरह खतरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है क्योंकि शोडान मेरी आमद से वाकिफ हो चुका है। हो सकता है कि उसके आदमी अब भी मेरी निगरानी कर रहे हों। हालांकि मैं उसे एक इबरतनाक सजा दे चुका हूँ।
बज़ाहिर ये नजर नहीं आता था कि पुलिस मेरे सिलसिले में किसी मसले से आगाह हो चुकी है और मेरी राह में कोई दिक्कत नहीं थी। इस जगह का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि किस तरह मालूमात हासिल की जा सकती हैं और फिर मैं वहां से भी वापस चल पड़ा। आज किसी कार्रवाई का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस यूं ही इन तमाम जगहों का जायजा लेना था। चुनाचे मेरा ये सफर जारी रहा। दोपहर को एक होटल में यहाँ का एक रिवायती खाना खाया और उसके बाद शाम तक इसी आवारा गर्दी में मसरूफ रहा। मौसम इतना खुशगवार था कि हुलिये में जरा भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। शाम को मैं वीनस के एक खूबसूरत इलाके में निकल आया और फिर एक होटल का रुख किया। रात का खाना उसी होटल में खाने का प्रोग्राम था। होटल भी बहुत खूबसूरत था। उसके बहुत बड़े हॉल में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। मैंने एक उचटती सी निगाह मेजों पर बैठे लोगों पर डाली। बात बात के लोग, मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले। और फिर मैंने एक जगह मुंतखब कर ली और कुर्सी की जानिब बढ़ गया। अभी कुर्सी पर बैठे हुए चंद लम्हात भी ना हुए थे कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे नजदीक पहुंच गई। उसने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, गहरे घने और सख्त स्याह बाल और गहरी सी आंखें, लेकिन खदोखाल किसी मशरकी मुल्क के नहीं थे। उसका लिबास भी बहुत नफीस था और बहुत अच्छी लग रही थी। हेलो, उसने गर्दन खम करते हुए कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हेलो, आपके पास बैठना चाहती हूँ, उसने मध्यम लहजे में कहा और मैंने शाने हिला दिए। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसने अपने खूबसूरत बालों को पीछे करते हुए कहा, वीनस के अजनबी, यकीनी तौर पर तुम एक सयाह हो। हाँ, मैंने जवाब दिया। और वीनस में तन्हा भी महसूस होते हो, ये भी दुरुस्त है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी तन्हाई की साथी बन जाऊं, उसने गर्दन खम करके कहा। मैं चंद लम्हात सोचता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, क्या हर्ज है, बेहद शुक्रिया, लेकिन ये ना समझना कि मैं गलत लड़कियों में से हूँ। ना तो मैं कोई कॉल गर्ल हूँ और ना ही मेरा मकसद कोई और है। ये ना समझना कि इस शाम तुम्हारी जेब पर बार बनना चाहती हूँ। मुझे भी ये महसूस नहीं होता। मैं मेजबानी कर रही हूँ तुम्हारी, तो अखराजात भी मेरे ही जिम्मे होंगे। ओह नो डियर, क्या नाम है तुम्हारा? जेनी मैसन, उसने जवाब दिया। थैंक यू जेनी मैसन, लेकिन तुम जिस अंदाज में मेरे पास आई हो, इसमें मैं ही तुम्हें अपना मेहमान समझता हूँ, तो फिर मैं जा रही हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि तुम मेरे बारे में किसी भी बुरे अंदाज में सोचो। मैंने गर्दन हिला दी और फिर आहिस्ता से बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। जेनी मैसन बहुत बातूनी लड़की थी। ऑर्केस्ट्रा की मध्यम धुनों के दरमियान वो मुझसे वीनस के बारे में गुफ्तगू करती रही और हम लोगों ने तवील वक्त साथ गुजारा। तकरीबन 10:30 बजे जेनी मैसन ने वेटर को बुलाकर खाने के लिए ऑर्डर दे दिया और मैं उससे बातें करता रहा। उसने कहा, बिलाशुबा तुमसे मेरी मुलाकात बेहद खुशगवार रही है डियर, लेकिन ये ना समझना कि मैं आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, तुम जैसी लड़की से मिलकर मुझे भी खुशी होती है, मैंने जवाब दिया। तो फिर कल तुमसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कहाँ? मेरे दिल में एक लम्हे के लिए आया कि मैं इसे अपने होटल का पता बता दूं, लेकिन फिर मैंने ये फैसला मुलतवी कर दिया और आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है ये जगह बेहतर है। तुम किस वक्त आओगी? मैं कल 3 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। ओके, मैंने जवाब दिया। लड़की ने बिल वगैरह अदा कर दिया और उसके बाद वो उठ गई। वो चली गई और मैं बैठा रहा, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। मुमकिन है वो भी मेरी तरह कोई सयाह हो या फिर वक्त से उकताई हुई हो और उसने मेरा साथ गनीमत समझा हो। लेकिन एक बात और भी हो सकती है, वो ये कि वो शोडान की कारकुन हो। शोडान अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद मुझे किसी और जरिए से अपने चक्कर में फंसाना चाहता हो। बहरहाल मैं वहां से उठ गया और फिर अपने होटल तक पुरसुकून तरीके से पहुंच गया। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो मेरे लिए परेशान कुन होती। लड़की ने दूसरे दिन 3 बजे मिलने का वादा किया था और मेरे लिए ये कोई ऐसा अहम मसला नहीं था। मैंने तो ये भी फैसला नहीं किया था कि बाकी जगहों के बारे में मुझे क्या करना है। शोडान की तलाश मेरा अव्वल काम था। अगर ये लड़की वहां तक पहुंचने का जरिया बन जाए तो अच्छी ही बात है। शोडान से कम एक बार मेरा सामना तो हो जाए। दूसरे दिन ज्यादातर वक्त होटल ही में गुजारा और उसके बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। लड़की को उसी जगह रिसीव करना था। होटल के दरवाजे से निकलकर मैं सफर करता रहा। सड़कें पुररौनक होती जा रही थी। नफीस शोकेसों में हसीन अशिया सजी हुई थी। मैं घूमता हुआ फिर उस जगह पहुंच गया जहां पिछले दिन लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी, हेलो माय डियर, तुम सही वक्त पर पहुंच गए। मैं ही जरा जल्दी आ गई थी। हेलो मिस जेनी मैसन, मैंने उसे मुखातिब करके कहा। हेलो, वो दोबारा बोली और फिर कहने लगी, आओ, ये वक्त होटल में बैठने का नहीं है, शाम ढलने वाली है और वीनस बेहद हसीन है, तो फिर आज की शाम तुम्हारे नाम। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा और जेनी मैसन हंस पड़ी। हम लोगों ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़े। जेनी मैसन के बदन से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। वीनस की हसीन सड़कें आबी शाहरा हैं और एक हसीन लड़की का साथ। एक बार फिर मेरा जहन भटकने लगा।
मैंने सोचा कि क्यों बिला वजह वक्त जाया कर रहा हूँ। वीनस बहुत हसीन है, कम से कम यहाँ से जाऊं तो इसकी कुछ यादें अपने साथ ले जाऊं। फिर एक खूबसूरत इलाके में लड़की ने टैक्सी छोड़ी और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। न जाने क्या नाम था उस इलाके का, लेकिन बहुत खूबसूरत था। लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर कई सीढ़ियां ऊपर की जानिब गई हुई थी। प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे दरख्त लगाए गए थे जो पानी में झुके हुए थे और यहाँ मुख्तलिफ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। एक इमारत के करीब पहुंचकर लड़की ने मुझसे कहा, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, अगर तुम चंद लम्हात इंतजार करो तो मैं उससे मुलाकात कर लूँ। बस 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्या हर्ज है, मैंने कहा और लड़की इमारत में दाखिल हो गई। मैं उस खूबसूरत मंजर को देखते हुए उसका इंतजार करने लगा, लेकिन दफातन ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा। ये दोस्त कहीं शोडान तो नहीं है। मेरे दिमाग में बिजली सी कूद गई और उसी वक्त मुझे चंद अफराद अपनी जानिब बढ़ते हुए नजर आए। उनकी तादाद गालिबन 3 या 4 थी। मुझे साफ महसूस हो गया वो मेरी ही तरफ बढ़ रहे हैं। चंद लम्हात के बाद वो मेरे करीब पहुंच गए। हेलो, उनमें से एक ने बारी आवाज में कहा। हेलो, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया और दूसरे लम्हे मेरा दिल दक से रह गया क्योंकि उस शख्स ने पिस्तौल निकाल लिया था। तुम्हारी यहाँ आमद पर हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मिस्टर, मेरे सामने वाले शख्स ने कहा, जिसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों मेरी आंखों में नीली धुंध सी फैलने लगी और दूसरे लम्हे मैंने उस धुंध के जेरे असर अमल भी कर डाला। मेरा उल्टा हाथ उस शख्स के मुंह पर पड़ा था और वो बुरी तरह पीछे उलट गया था। लेकिन उस शख्स के नजदीक खड़े हुए शख्स ने अपनी आहनी उंगलियां शिकंजों की तरह मेरी गर्दन में पेवस्त कर दी और मैं उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश करने लगा। मैंने पलट कर कोहनी उसके पेट में मारी और मेरा ये हरबा किसी कदर कारगर रहा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही मैंने अपनी गर्दन छुड़ाकर उसकी पेशानी पर एक जोरदार गुंसा रसीद कर दिया और फिर जो ही वो नीचे गिरा मैंने एक भरपूर ठोकर उसके पेट पर मारी। उसके हलक से बुरी तरह आवाज निकली थी, लेकिन अकब से मेरे सर पर एक जोरदार जरब पड़ी और मेरे दोनों हाथ फजा में फैल कर रह गए। मैंने अपनी खोपड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जरब इतनी जोरदार थी कि आंखों की बीनाई बहाल न रह सकी। कुछ देर तक तारे नजर आते रहे और उसके बाद मैं शायद औंधा ही जमीन पर जा पड़ा था। होशो हवास ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन न जाने कितनी देर के बाद रफ्ता रफ्ता आंखों से धुंध छटने लगी। काफी बुलंदी पर रोशनी नजर आ रही थी, जबकि मेरे अतराफ में अंधेरा था। मैंने अतराफ में निगाहें दौड़ाई। ज्यादा अंदाजा तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई अच्छा खासा बड़ा कमरा है और इस वक्त मैं किसी बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। चौंक कर जेबें तलाश की तो वो पिस्तौल गायब पाया जो मेरे पास महफूज था और मेरे एक दोस्त का अतिया था, यानी वो दोस्त जिसने यहाँ दाखिल होते ही मुझ पर हमला किया था और मेरे हाथों मारा गया था। लेकिन अब सब कुछ गायब था, जेबों में कुछ भी नहीं था। मैं हैरान सा बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसी वक्त चट की आवाज के साथ कमरे में तेज रोशनी फैल गई और सबसे पहले मैंने जिस शख्सियत को देखा ये जेनी मैसन ही थी, जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके अकब में निगाहें दौड़ाई तो वहाँ 4 आदमियों को मौजूद पाया। जेनी मैसन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने आ गई थी। उस वक्त उसका अंदाज बदला हुआ था और वो पहले जैसी अल्लड़ नजर नहीं आ रही थी। मैंने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा, फिर बराए हुए लहजे में बोला, ये सब क्या है? इसी मौजू पर बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ माय डियर मिस्टर। किस नाम से पुकारूं तुम्हें? तब दफातन ही मुझे एहसास हुआ कि जेनी मैसन ने अपना नाम तो मुझे बता दिया था, लेकिन खुद मुझसे उसने मेरा नाम नहीं पूछा था। न जाने क्यों मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जेनी मैसन ने एक कुर्सी घसीटी और मेरे सामने बैठ गई। दरअसल तुमसे कुछ गुफ्तगू करना बेहद जरूरी है। वैसे इसका अंदाजा हम लगा चुके हैं कि तुम इंतहाई ताकतवर, ज़हीन और फुर्तीले आदमी हो और बड़ी बर्क रफ्तारी से अमल करते हो। इसका अंदाजा तुमने कैसे लगाया? मैंने सवाल किया, अपने चंद आदमियों को खोकर। जेनी मैसन ने जवाब दिया और मैं उसे चौंक कर देखने लगा। फिर मैंने कहा, इसका मकसद है कि तुम हाँ डियर, मेरा नाम जेनी मैसन ही है और मैं इन्हीं लोगों से ताल्लुक रखती हूँ जिन्हें तुमने हलाक कर दिया था। मगर ये सब कुछ क्या हो रहा है जेनी मैसन? मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ एक सयाह हूँ और बगर्ज़े सियाहत यहाँ आया हूँ। हर आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़हीन आदमी को ये फैसला कर लेना चाहिए कि उसके लिए कोई इतनी बड़ी जिदोजहद बेकार नहीं हो सकती। इसके पसे पर्दा कुछ है। तुम अगर अपने आप को सयाह जाहिर करते हो तो जाहिर है हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती। मुझे बताओ कि शोडान कहाँ है? क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, हमें शोडान की तलाश है और तुम उसके दस्ते रास्त हो। जेनी मैसन की इन अल्फाज पर मैं बेख्तियार अपने कहकहे को ना रोक सका और देर तक हंसता रहा। जेनी मैसन सर्द निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर वो बोली, बेवकूफ बनाने की हर कोशिश में तुम नाकाम रहोगे मिस्टर। तुमने मुझे एक लतीफा सुना दिया है जेनी मैसन। मैं और शोडान का दस्ते रास्त।
तुम अभी थोड़ी देर के बाद अपनी जुबान से चीख चीख कर ये अल्फाज अदा करोगे कि तुम शोडान के साथी हो, गोया तुम मुझ पर तशद्दुद करोगी। मैंने सवाल किया, तशद्दुद ऐसा नहीं होगा जो रिवायती हैसियत रखता है। मेरे पास ऐसे बहुत से जराए हैं जो बड़े बड़े लोगों को जुबान खोलने पर मजबूर कर देते हैं। तब माय डियर जेनी मैसन, तुम मेरे साथ जुल्म करोगी। अगर तुम मुझे शोडान का साथी समझती हो तो यूँ समझ लो कि सबसे बड़ी हमाकत कर रही हो। मैं शोडान का साथी किसी कीमत पर नहीं। हाँ, तुम मुझे उसके बदतरीन दुश्मनों में शुमार कर सकती हो। क्या मतलब? जेनी मैसन किसी कदर चौंकी हुई नजर आने लगी। हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। इस वक्त रुए जमीन पर शोडान का मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, और अगर तुम शोडान के साथी के धोखे में मुझे पकड़ कर लाई हो तो मैं तुमसे एहतजाज करता हूँ। मुझे उसकी जिंदगी का गाहक समझो तुम। मैं उसे कत्ल कर देना चाहता हूँ और मेरा मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं डियर जेनी मैसन, जिस तरह भी चाहो इस बात का यकीन कर सकती हो कि मैं शोडान का बदतरीन दुश्मन हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें आजादी है। मैं तुम्हारी कैद में जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ। पहले इसका तायुन कर लो कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है या नहीं। अलबत्ता मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तुमने मुझे शोडान का साथी कैसे समझ लिया? इसका मतलब है कि जेनी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी, फिर बोली, शोडान के सामान से तुम्हारी तस्वीर निकली थी, इसी बिना पर तुम हमारी निगाहों में आ गए। ओह, इसका मकसद है कि वो बदबख्त मुझसे वाकिफ है। मैंने जल्दी से कहा, हालांकि मुझे हैरत हुई थी कि मेरी तस्वीर शोडान के पास कहां से पहुंच गई। फिर मैंने चौंक कर कहा, अगर तुम मुनासिब समझो जेनी मैसन तो मुझसे इस मौजू पर गुफ्तगू करो। शोडान से तुम्हारी क्या परखाश है और तुम इस सिलसिले में क्या चाहती हो? जेनी मैसन ने पुरख्याल निगाहों से मुझे देखा, फिर उसने अपने साथियों को वापस जाने का इशारा किया और सब चले गए। जेनी मैसन ने मुझसे कहा, सुनो माय डियर, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे जहांगीर कह सकती हो। मैंने जवाब दिया, ओह, इसका तलफ्फुज मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तुम मुझे जमाल भी कह सकती हो। हाँ, ये दुरुस्त है, जेनी मैसन ने कहा, और फिर बोली, मिस्टर जमाल, ये बताओ कि तुम शोडान से कैसे वाकिफ हो? इसके पसे पर्दा एक कहानी है। अगर तुम शोडान के बारे में ज्यादा जानती हो तो क्या तुम्हें रोबीला नामी किसी लड़की के बारे में भी इल्म है? हाँ, वो शोडान की साथी है। साथी नहीं बल्कि यूं समझ लो कि शोडान के जुल्म सितम का शिकार। मैंने दांत पीसते हुए कहा, और जेनी मैसन मुझे बगौर देखने लगी। फिर बोली, रोबीला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो मेरी महबूबा है और रुए जमीन पर मुझसे बड़ा उसका हमदर्द और कोई नहीं है। अगर तुम्हें शोडान के बारे में मजीद तफसीलात मालूम है तो तुम ये भी जानती होगी कि रोबीला शोडान का शिकार है। शोडान ने उसके बहन भाइयों को कैद कर रखा है और उसके बल पर वो रोबीला से अपने काम कराता है। हाँ, ये कहानी मेरे इल्म में आई थी। जेनी मैसन अब काफी नरम नजर आने लगी थी और मेरे जहन में खुशी की एक लहर बेदार होती जा रही थी कि कम से कम काम कुछ तो आगे बढ़ा। इस खौफनाक सूरत हाल से अगर निकल सका तो मेरे लिए बड़ा कीमती होगा। जेनी मैसन मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, तो फिर तुम, मेरा मतलब है तुम। मैं शोडान पर कई हमले कर चुका हूँ, लेकिन वो कमबख्त मेरी गिरफ्त में नहीं आया। पिछले दिनों वो एक और मुल्क में गया हुआ था और वहाँ से उसने कोई कार्रवाई की है। मैं उसी वक्त से उसके पीछे हूँ। रोबीला मेरे कब्जे में है और मैं उससे ये वादा कर चुका हूँ कि उसके बहन भाइयों को शोडान से आजाद कराऊंगा। क्या तुम्हें इल्म है कि शोडान ने उस मुल्क में क्या किया है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना जो मकसद है वो इसी शक्ल में पूरा हो सकता है कि मैं शोडान को हलाक कर दूं। शोडान के बारे में ये इल्म है तुम्हें कि वो आजकल कहाँ है? हाँ, वीनस में। मैंने उसके बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की हैं और ऐसी बहुत सी जगहों का पता लगाया है जहाँ वो दस्तयाब हो सकता है। तो फिर सुनो माय डियर मिस्टर जमाल, अगर तुम शोडान का पता लगा सके तो हमसे बड़ा साथी और नहीं पाओगे। तुम्हारा क्या मसला है? शोडान के पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिनकी हमें जरूरत है। यहाँ वो उन कागजात को फरोख्त करना चाहता है और बहुत से मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पहुँचने वाले हैं। इससे पहले ही हम शोडान पर हाथ डालकर वो कागजात उसकी गिरफ्त से निकाल लेना चाहते हैं। तो फिर सुनो माय डियर जेनी मैसन, तुम चाहो तो मुझ पर एतबार कर सकती हो और इसके लिए मैंने तुम्हें खुली आज़ादी दे रखी है कि तुम अपने तौर पर यह तहकीकात कर लो। मैं किसी किस्म के कागजात वगैरह से दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे सिर्फ शोडान की मौत दरकार है ताकि रोबीला के बहन भाइयों को आज़ाद करा सकूं, और इसके लिए मैंने जो मालूमात हासिल की हैं मुमकिन है वो तुम्हारे लिए कीमती हों। हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ ताउन करने पर तैयार हूँ और इस बात के लिए अफसोस करती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत सलूक किया गया। कोई बात नहीं है, अगर मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। क्या तुम्हें कुछ ऐसी जगहों का इल्म है जो शोडान की निशानदही कर सकें? ऐसी कई जगह मेरे इल्म में हैं और मैं तुम्हें उनके बारे में तफसीलात बताना चाहता हूँ। जेनी मैसन वाकई मेरे साथ पूरी तरह ताउन करने पर आमादा हो गई थी।
थोड़ी देर के बाद उसने खाने पीने की कुछ अशिया मंगवाई और मुझे उस कमरे से निकाल कर दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ जेनी मैसन ने मुझे एहतराम से बैठने की पेशकश की और उसके बाद मैं और वो शोडान के मसले पर गुफ्तगू करने लगे।